कॉमन भाषा में सर अगर मैं आपसे पूछूँ तो बोन्स को और मसल को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए डाइट का कितना रोल है? कौन-सी हम डाइट लें? ये जो साउथ एशियन बेल्ट है, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान है, नेपाल है, बर्मा है, थाईलैंड है और अफगानिस्तान और निचले हिस्से का इराक और गल्फ कंट्री। इन इलाकों में मिर्च मसाले इतने इस्तेमाल किए जाते हैं कि उनमें एंटीऑक्सीडेंट इतना हाई है कि हमको नहीं लगता कि हमें डाइट में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। अभी आपने स्पाइनल कॉर्ड की बात की है सर। स्पाइनल कॉर्ड जब टूट जाता है तो बॉडी में किस तरह के पेन होते हैं? अब अगर आप पूरे दिन में सिर्फ नेक फ्लेक्शन ही कर रहे हो, एक्सटेंशन कर ही नहीं रहे हो, तो आपने फ्रंट के मसल यूज किए। जब आप एक ही मसल को फ्रंट में यूज करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो जो आपका स्ट्रेट स्पाइन था वो आगे की तरफ झुक जाएगा, ना कि पीछे की तरफ। पिछले साल ही एक 15 साल की बच्ची को हार्ट अटैक आया था। तो फिजियोथेरेपी कितनी कारगर सिद्ध हो सकती है? खैर ये तो एक सडन है, किसी को भी आ सकता है, एक हेल्दी इंसान को भी आ सकता है, लेकिन फिजियोथेरेपी से क्या ये कंट्रोल किया जा सकता है? 101% कंट्रोल किया जा सकता है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। आपके कभी बॉडी में कोई पेन रहता है कभी? हमेशा रहता है। मैं सीधा ही नहीं बैठता। हिमाचल आया हूँ, पहाड़ चढ़ने आया हूँ सो घूमता रहता हूँ। एवरी डे मेरी बॉडी में पेन्स होते हैं, पर वो अच्छे पेन्स होते हैं, व्हिच इज कॉल्ड हेल्दी टीयर, क्योंकि मैं वर्कआउट करता रहता हूँ। सो एवरी डे जब आप वर्कआउट करते हो तो आपको माइल्ड, कहते हैं ना, मीठा सा दर्द है, सो दैट काइंड ऑफ पेन आई लाइक इट। तो होता रहता है। हमारे जो सर बुजुर्ग थे बड़े लंबे जीते थे, वो अच्छा खाते थे, शुद्ध खाते थे। कभी नहीं हमने सुना कि हमारे कहीं घुटनों में दर्द हुआ या कहीं दर्द हुआ। बट आजकल के सिनेरियो में हम ये देखते हैं कि जो 20, 22, 30 साल के बच्चे हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम है, उठते-बैठते उनके घुटने आवाज़ करते हैं। ठीक है, एक तो मैं मान गया कि वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आलसी वो हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या रीजंस हो सकते हैं? मैंने कहा ना, रूटीन घूम फिर के बात वहीं आती है। देखो, जो जितने भी बुजुर्ग थे, आपने नोटिस किया होगा, पहले ना डिजिटल डिवाइसेस पे कम थे। और जो पहले गेम्स होती थी हमारी, आप और मैं ज्यादा डिफरेंट एज नहीं है, 4-5 साल का ही फर्क है। तो अगर नोटिस करोगे, पहले जब लाइट जाती होती थी गांव में, बच्चे छुपा-छाई खेलते थे, बिल्कुल भागते थे, ठीक है, वो नदी पहाड़ वाला गेम होता था, ठीक है, वो बॉल से खेल रहे होते थे, दे आर प्लेइंग दैट काइंड ऑफ गेम्स। तो बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता था। दूसरा, पेड़ों पे चढ़ना आसान होता था बच्चों के लिए, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी मसल को यूज करते थे, कोई फ्रूट तोड़ने या कुछ करने के लिए, ठीक है। हिमाचल में मैंने कई चीजें यहाँ भी देखी। नाटी बड़ा अच्छा सा प्रोग्राम है। बच्चों को आजकल नाटी करना पसंद नहीं आता। अब नोटिस करोगे, जब सॉन्ग बजेगा बस तभी करते हैं, या कभी कोई करने के लिए बोल दे तो बहुत लेस होता है, ठीक है। सो पहले एक रूटीन होता था कि गांव वाले आपस में मिल रहे हैं, बात रहे हैं, मंदिर में कहीं बैठे हैं, वहां पे एक छोटा सा फंक्शन करके एंजॉय कर लिया। सो जो नेचुरल एलिमेंट्स थे उनको आपने खत्म कर दिया, ये मेन कॉज है। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ठीक है। सो आप देखो, ये लाइफ का एक पार्ट है आज के रेवोल्यूशन, बिल्कुल, ठीक है। इसको आप छोड़ नहीं सकते, ना ही इसको आप हटा सकते हो, क्योंकि इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। जी जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी चीजों को छोड़ दो। अगर एक स्क्रीन टाइम आपने ऐड ऑन कर लिया तो आप उसी पे लगातार लगे रहते हो, उसे छोड़ते नहीं हो। मैंने कहा ना, रूटीन फॉलो कर लो भाई। मैं अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक मुझे चेक करना होता है, मुझे सिर्फ आधा घंटा लगता है सारा कुछ चेक करने में। मेल्स चेक करनी है, मेरे को लिंक्डइन देखना है, इंस्टा, फेसबुक, व्हाटएवर आई वांट टू चेक इट, आधा घंटा बस। दिन में 2 घंटे, 1 घंटा मैंने निकाल रखा, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। स्क्रीन टाइम दोगे, मुश्किल से पूरे दिन का जितने मैं कॉल उठाता हूँ वही आएगा, बाकी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। जी जी। तो जब आप अपना रूटीन सेट कर लोगे ना इसके साथ, तो लाइफ आधी तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, वैसे हो जाएगी। स्ट्रेस भी नहीं होगा आपको। स्ट्रेस, आप नॉर्मल बंदे को भी देखोगे ना, वो ऐसे बैठा रहेगा। मैं नोटिस करता हूँ कई बार स्कूलों में या कॉलेज में, मेरे लेक्चर्स होते हैं, मैं कभी जाता हूँ तो मैं बड़ा नोटिस करता हूँ, वो कुछ आया नहीं है, बट ही इज जस्ट चेकिंग, आया क्यों नहीं अभी तक कुछ। तो बड़ा बंदे को फोन ऐसा हो गया है कि बिना टच किए रह ही नहीं सकता। यहाँ पे फिर शोल्डर भी डाउन कर लेता है, नेक भी डाउन कर लेता है, पोस्चर तो खराब होना ही है। हाँ, सही बात है। और
और मोबाइल फोन तो हमारे लिए सर वैसा हो गया ना, जैसे वो एक छोटा बच्चा होता है, हाँ, उसने कुछ किया है नहीं किया है, फिर भी हर 5 मिनट में वो उसका चेक डायपर करना हमें है, चेक करना है। चेक करना है, ये है यहाँ पे, ये है चीजें हैं दिमाग के साथ, ये चलती रहती है चलती हमारे। रहती है। अच्छा सर, बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, कुछ हम्म उन्हें बॉडी पेन हुआ कहीं भी हुआ तो वो या तो स्प्रे लगा लेते हैं, जो पेन रिलीफ स्प्रेज होती हैं, या पेन किलर्स खा लेते हैं। हम्म ये बॉडी में किस तरह से काम करती है और क्या ये लॉन्ग टर्म तक है? देखो, पेन किलर्स तो मैं एडवाइज ही नहीं करता। हम्म मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मेडिसिन तो मैं मना ही करता हूँ कि आप लो। हम्म पहली चीज, पहले तो नौबत ही ना आए कि मेडिसिन लेनी पड़े। हम्म और स्प्रे भी, अगर आप सोच रहे हो कि हमने मेडिसिन नहीं खाई, स्प्रे लगा लिया, तो स्प्रे भी तब काम करेगा जब वो स्किन में एब्जॉर्ब होगा। तो डेक्लोफेनिक टैबलेट में भी है और डेक्लोफेनिक स्प्रे में भी है। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि अगर आप स्प्रे यूज करोगे तो बच जाओगे। मेडिसिन तो तब भी बॉडी के अंदर जा ही रहा है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब होगा जी वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। क्योंकि पेन आया किस वजह से, उसका रूट कॉज समझना बहुत जरूरी है। लोग ये बात नहीं समझते। जी लोगों को एक समझ ही नहीं आता कि अगर हमें फ्रोजन शोल्डर हुआ है, या हमें नी में पेन हुआ है, या लिगामेंट गया है, या बैक पेन हुई है, किस वजह से हुई है, किस कंडीशन में वो प्रॉब्लम जनरेट हुई कि हमारा जो टिश्यू है वो डैमेज हुआ है। जी जी तो वो टैबलेट आप खा के जो पेन आपको आया, मैंने कहा पेन अच्छा साइन होता है, तो जो पेन आपको जनरेट हुआ है, वो पेन को आपने दबा दिया और वो खत्म हो गया। जी तो इनडायरेक्टली मेडिसिन खाने से आपकी जो नेचुरल प्रोसेस है, आप उसे दबा रहे हो, ना कि उस पर काम कर रहे हो। जी। अच्छा सर, एथलीट्स के साथ आपने काम किया, मैं बीच में पूछना भूल गया आपसे, जो एथलीट्स होते हैं सबसे कॉमन इंजरी कौन सी होती है उनको? देखो, डिपेंड करता है स्पोर्ट्स कौन सा है। हम्म जैसे क्रिकेट है, तो क्रिकेट में बैक के इश्यूज, हैमस्ट्रिंग हम्म या रिस्ट का इशू काफी देखने को मिलता है। हम्म फुटबॉल है तो फुटबॉल में लोअर बॉडी एंकल इंजरीज, नी इंजरीज, बैक इंजरीज, हेड इंजरीज काफी देखने को मिलती है। हम्म टेनिस है तो टेनिस में रिस्ट हो गया, शोल्डर हो गया, एंकल हो गया। तो डिपेंड करता है कि कौन से स्पोर्ट्स में आप काम कर रहे हो। जिस स्पोर्ट में काम करोगे उस स्पोर्ट के हिसाब से आपको इंजरीज देखने को अभी स्पोर्ट्स क्रिकेट का जिक्र हुआ, मिलेगी। अभी कुछ दिनों पहले ही तिलक वर्मा को टेस्टिकल प्रॉब्लम हुई थी, तो हाँ अभी उनकी सर्जरी हुई। हाँ। ये इंजरी कैसे होती है और इसमें फिजियोथेरेपी का कितना रोल है? टेस्टिकल केसेस में क्या होता है, या तो दो चीजों से होती है। एक तो जो टिश्यू है जिससे टेस्टिकल जुड़े होते हैं, या तो वो वीक हो गए और वो उभर के बाहर आ गए। एक तो ये चीज होती है। तो मैं नहीं मानता कि तिलक के साथ क्योंकि तिलक को मैंने बैंगलोर में देखा है, एनसीए में लंबे समय में, जब मैं डॉक्टर रवि के साथ काम कर रहा था वहां पे। सो ही इज अ वेरी पंचुअल अबाउट हिज ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स। अब ये ट्रॉमेटिक हो सकता है कि किसी एक्टिविटी या किसी गार्ड की मिसप्लेसिंग की वजह से ओवर पुल आ गया हो, ठीक है, तो वो ट्रॉमेटिक मैं मानता हूँ। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा उसके साथ, बिकॉज वो फिक्स बहुत पोटेंशली करता है। तो उसमें उन्होंने सर्जरी की नीड हुई होगी, बिकॉज ऐसे तो मेरे को नहीं लगता कि ये इश्यूज क्रिएट हो जाए उसके साथ। जी। अक्सर डाइटिशियन रिकमेंड करते हैं कि अपने मसल्स को आपने मजबूत रखना है तो जी। आप काले चने खाइए, आप सब्जियाँ ज़्यादा खाइए, हरी सब्जियाँ। हड्डियाँ मजबूत करनी है तो आप दूध पीजिए। एज़ ए फिजियोथेरेपिस्ट आप और क्या-क्या चीज़ें रिकमेंड करेंगे कि जिससे फिट रहे इंसान? देखो, मैं कहूंगा डाइटिशियन ने अच्छी एडवाइस दी है, अगर ये बोला है तो दैट इज अ गुड एडवाइस, बट नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। सो जो परमानेंट सोल्यूशन है इस केस में ना, जो आप खा रहे हो और अगर बॉडी के दूसरे बॉडी पार्ट्स पे नहीं पहुंचा रहे हो, तो बेस्ट है कि एक्सरसाइजेस करो। और ज्यादा एक्सरसाइजेस करने की नीड नहीं है, जो डाइटिशियन ने बोला है वो तो आप खाओ। उसके साथ ये 4 एक्सरसाइजेस ऐड ऑन कर लो अपनी लाइफ में, होल लाइफ। अगर ये 4 एक्सरसाइज आपने ऐड ऑन कर लिया डाइट के साथ, तो मैं नहीं मानता बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जी जी। सबसे पहला पुशअप्स। पुशअप्स। तो अगर आप वॉल पुशअप्स कर रहे हैं, नहीं ग्राउंड कर पाते, वॉल पुशअप्स करो। वॉल पे हाथ रख के पुश करते रहो। तो एक वॉल पुशअप्स के बाद ब्रीजिंग, सेतु बंदासना कहते हैं उसे योगा में। उसके बाद प्लैंक आते हैं, तो फुल बॉडी प्लैंक हो गए। उसके बाद स्क्वाट्स हो गए। तो जब आप ये 4 एक्सरसाइजेस रूटीन में फॉलो करते हो, जब आप वॉल पुशअप्स कर रहे हो या ग्राउंड पुशअप्स कर रहे हो, तो आपके नेक, शोल्डर, चेस्ट, अपर बैक, आर्म, फोर आर्म, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, ये सारे मसल कवर हो गए।
और अगर आप सेतु बंधासना कर रहे हो तो आपके हिप, हैमस्ट्रिंग और लोअर बैक और कोर के मसल्स यूज हो गए। अगर आप प्लैंक कर रहे हो तो होल बॉडी कोर यूज हो गया, टो यूज हो गया, एंकल यूज हो गया, नी एक्सटेंसर्स यूज हो गए और शोल्डर यूज हो गया। तो वहां प्लैंक में ये सारे मसल कवर हो गए। आपने स्क्वाट्स किए तो आपका एंकल यूज हो गया, नी हो गया, हिप हो गया, लोअर बैक हो गया, उसके बाद ग्लूट्स हो गए, क्वाड्स हो गए, हैमस्ट्रिंग हो गए, काफ हो गए। पूरी बॉडी कवर है, 4 एक्सरसाइज। अच्छा। 10-10 रेपिटेशंस एवरी डे, 3-3 सेट के साथ। मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे आप। अच्छा। 20-25 मिनट। आपके पास सबसे ज्यादा पेशेंट कौन सी बीमारी का वो लेके आते हैं कि भाई हमें तो आज यहाँ दर्द है, हमें यहाँ दर्द है? जब मैंने सोलन में क्लिनिक खोला था, वैसे तो मैं स्पोर्ट्स इंजरी मेनली देखता हूँ, पर अभी मैं सिर्फ जो मेन काम कर रहा हूँ मस्कुलर स्केलेटल, जो ऑर्थो से रिलेटेड केसेस हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड केसेस हैं, और जो तीसरे अभी गायनी के केसेस और हार्ट के केसेस आने शुरू हुए, ये देखने लगा। सर बड़ी सारी बातें आपने बताई। आप पूरे ह्यूमन बॉडी को लेके कुछ एक एक्सरसाइजेस का अगर हम ध्यान रखें तो हम पूरी तरह से फिट रह सकते हैं। बातें तो बहुत होती है सर, पर जब तक उन पे इम्प्लीमेंटेशन ना हो वो बातों तक ही सीमित रह जाएगा। आपने बड़ी सारी बातें बताई। अब एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ हम खेलेंगे। बिल्कुल। और उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से जवाब देंगे। ओके सर, पेन असल में प्रॉब्लम है या ये बॉडी का अलार्म सिस्टम है? अलार्म सिस्टम है। कैसे? बिकॉज पेन आपको ये बताता है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसे ठीक कर लो। तो अच्छा, ये वन ऑफ द बेस्ट चीज है। लोग अक्सर पेन होने के बाद ही फिजियोथेरेपी को याद करते हैं। बिल्कुल गलत है। आपको हर 6 महीने में एक बार असेसमेंट के लिए जाना चाहिए कि चेक करो डॉक्टर साहब, कुछ हो तो नहीं रहा बॉडी का। सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला जॉइंट पेन कौन सा है? नेक पेन, बैक पेन और नी पेन। कभी कोई ऐसा पेशेंट मिला सर जो फिजिकल तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन वो फिर भी बोल रहा है यार कि मेरा तो दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है? वो ऑर्गनल इश्यूज वाले पेशेंट होते हैं जिनको लंग्स में या ऑर्गन्स की वजह से पेन आता है बॉडी में। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि शोल्डर पेन सिर्फ शोल्डर से आता है, कई बार स्टमक से या लीवर से भी शोल्डर पेन आते हैं। जिम इंजरी ज्यादा डेंजरस है या गलत फिजियोथेरेपी एडवाइस? गलत फिजियोथेरेपी एडवाइस और जिम इंजरीज दोनों है। लोग अक्सर YouTube देखकर एक्सरसाइज करते हैं, ये कॉन्फिडेंस है या हम अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ करते हैं? गलत है, बिल्कुल गलत है जी। उसका ये मतलब है कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। और 10-12 साल की फिजियोथेरेपिस्ट की पढ़ाई है, कुछ सोच के ही बनी होगी पूरी दुनिया में। तो मेरे हिसाब से फिजियो से बात करनी चाहिए। सही बात है। फिजियोथेरेपिस्ट बहुत रिकमेंडेशन देते हैं कि आप ये वाली एक्सरसाइज कीजिए, वो कीजिए, पर आपकी नजर में ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिसे लोग गलत करते हैं? पहली बात तो बिना देखे पेशेंट को एक्सरसाइज एडवाइस ही नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो गलत करता है। बिना असेसमेंट एक्सरसाइज एडवाइस करना अच्छा नहीं होता, अगर उसे कोई क्लिनिकल कंडीशन है तो। जी। बाकी बेसिक 4 एक्सरसाइजेस हैं जो मैंने आपको बताई थी, जिनसे नुकसान नहीं है। अगर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम ना है तो आप वो करें। जी सर, बड़ा अच्छा आपने रैपिड फायर हमारे साथ खेला, बड़ा अच्छा जवाब दिया और बड़े तरीके से कमाल की चीज हुई। एक रिसर्च बोलती है कि सबसे जो कॉमन पेन हमें होता है वो बैक पेन हमें होता है। जितना मैंने पढ़ा, रिसर्च किया कि सोने का भी एक रीजन है, जो गलत तरीका हमारा सोने का होता है। क्या यही एक कारण है या और भी कारण होते हैं बैक पेन के? मैं पिज्जा भी खाता हूँ, मैं उल्टा भी सोता हूँ, ठीक है, मैं ऑफिस में बैठता भी हूँ, मुझे कोई फन करना है मैं वो भी करता हूँ, मैं जितना ज्यादा चीज हो सके उतना खाता हूँ, और जितना ज्यादा लेस कर सकूं उतना लेस भी करता हूँ। अगर मुझे 12 घंटे सोना है मैं 12 घंटे भी सोऊंगा, पर मैं एक्सरसाइज भी करूंगा। अगर आप मुझे अभी कहोगे कि कुशल यहाँ से उठ के दौड़ना है, मैं चल पड़ूंगा। अगर आप मुझे बोलोगे नहीं आज यहाँ से करोल का टिब्बा चढ़ना है, मैं चढ़ जाऊंगा। इट इज बेस्ड ऑन योर माइंडसेट। आपने अपनी बॉडी को लेजी बनाया है या फास्ट बनाया है अकॉर्डिंग टू योर वर्क। अगर आपका माइंडसेट है कि नहीं आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो और आपका रूटीन सेट है, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो एथिक्स है ना, यहाँ पे जो लोग कहते हैं छोटा सा, देखो सारे बंदे दुकान चला रहे हो, मेरा सीधा फंडा है, थोड़ा मेरा बोलना कड़वा लगेगा और शायद इन्फ्लुएंसर्स मेरा गला पकड़ लें, पर मेरे मायने में कोई चीज गलत नहीं है अगर आप उसे लिमिट में करो तो। मैं बढ़िया सी चीनी वाली चाय पीता हूँ और एक बढ़िया सा पाव खाता हूँ, यहाँ से शिमला तक दौड़ के वापस भी आ सकता
ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपको। क्या बात है। बिकॉज आपने जितना खाया उससे ज्यादा कंज्यूम कर दिया, ठीक है। और बैक पेन तब आएगा जब आपने खा लिया और आपने उसे कंज्यूम नहीं किया, बस बैठे रहे। तो जब तक आप उस मसल को यूज नहीं करोगे, अगर आपने एक्सरसाइजेस नहीं की, आपने बॉडी को स्ट्रेंथन नहीं किया, उस जॉइंट को स्ट्रेंथन नहीं किया, जो मैंने आपको बताया था कि हर मसल 50-50 वेट लेती है, बोन 50 और मसल 50। तो अगर 50% लोड आप दे ही नहीं रहे हो मसल को, तो वह स्ट्रेंथन कैसे होगी? मसल फाइबर बनता है एक्सरसाइज करने से। जब तक आप मसल को ब्रेक डाउन नहीं करोगे, नया फाइबर नहीं बनेगा। जब नया फाइबर बनेगा तो मसल और स्ट्रांग होगा। और ये प्रक्रिया आपको पूरे जीवन दोहराते रहनी पड़ती है जी। एक बार एक्सरसाइज करने से नहीं सॉल्व होगा जी। तो एक्सरसाइजेस करें, बैक पेन को हटाएं। अभी दुकानदारी का जिक्र हुआ सर जी। क्वैक फिजियोथेरेपी क्या होता है? क्वैक फिजियो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा अनिल। क्वैक फिजियो आपको सोलन में स्पेशली बहुत मिलेंगे, क्योंकि मैं यहीं रहता हूं तो मैंने बड़े ऑब्जर्व किए हैं, और हिमाचल में बहुत ज्यादा है। क्वैक फिजियो वो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती, जो यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से 2-4 मशीनें सीख के पेशेंट को ये बोलते हैं कि हम फिजियोथेरेपी करते हैं। तो पहली बात तो फिजियोथेरेपी एक यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है, और हाल फिलहाल में केरला हाई कोर्ट ने एज ए डॉक्टर टाइटल ही दे दिया है फिजियोथेरेपिस्ट को। अच्छा। बिकॉज ये 5 साल का बैचलर है, पहले 3 साल का मास्टर होता था, 2 साल का मास्टर है, और फिर 1 साल की और सुपर स्पेशलाइजेशन है जिसको करनी है। तो 8-10 साल की पढ़ाई है। 10 साल की पढ़ाई को एक यूट्यूब वीडियो से आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो वो जो फिजियोज हैं जो ये काम कर रहे हैं, क्वैक फिजियो बेसिकली, जिनके पास डिग्री नहीं है, तो पहले मैं ये बता दूं, पेशेंट का राइट है कि वो फिजियो से उसकी डिग्री पूछ सकता है, या नहीं भी है तो एटलीस्ट गूगल पे जाके उसके बारे में सर्च करें, आपको डिटेल मिल जाएगी अगर वो जेन्युइन है तो। एक चीज। दूसरा, अगर वो क्वैक फिजियो आपको ट्रीटमेंट दे रहा है और कम पैसों के चक्कर में आप उससे ट्रीटमेंट करा रहे हो, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है। एक किस्सा मैं आपको यहाँ का बताऊंगा, सोलन का ही है। एक प्रेग्नेंट लेडी जिसको मशीन लगाई गई सोलन के अंदर ही, और कम से कम 6 मंथ हो चुके थे उस लेडी को। एक मशीन होती है IFT। IFT एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो पेन को कम करने में हेल्प करती है जी। अब अगर उस फिजियो को फिजियो तो क्या, क्वैक थी वो, तो उस क्वैक को ये नॉलेज होती कि प्रेगनेंसी में IFT नहीं लगाई जाती, और प्रेगनेंसी में बैक पेन आता ही आता है, क्योंकि लोडोटिक कर्व बन जाता है पेट ज्यादा आगे आने से। तो वो नेचुरल है, उसमें सिर्फ सिकाई करनी होती है। मैडम ने उन्हें IFT लगाई, अंदर बच्चे को ट्रिमिक रिस्पॉन्स हुई और बच्चे के अंदर ही डेथ हो गई। उस केस को यहाँ से PGI ले जाया गया, और PGI में बताया गया कि वाइफ, अगर समय पे बच्चा बाहर नहीं निकाला जाता, वो तो अंदर मर गया था, पॉइजन फैलना शुरू हो जाता है। 1.5 दिन लगा इस बात को समझने में कि बच्चे को नुकसान हो गया, और उस पे आज तक कोई केस भी नहीं। एंड दे केम टू मी कि मैंने कहा ये तो अलाउड ही नहीं। सो ऑफिशियली क्या होता है, ये बहुत डेंजरस है। सिंपल मशीनें इस्तेमाल मत करो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। पेशेंट की लाइफ से बात हो सकती है। जो 10 साल की पढ़ाई है ना, इंडिकेशंस हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, एड कहाँ यूज करनी है कहाँ नहीं करनी है, यार इट्स वेरी टफ। ये जो लोग सोचते हैं कि हम मसाज कर दें, फिजियोथेरेपिस्ट बोल दें अपने आप को, या मशीन लगा के अपने आप को फिजियो बोल दें, या 2-4 एक्सरसाइज सीख ली कहीं से, आप नहीं कंपेयर कर सकते। इट इज अ वेरी वास्ट फील्ड। सो क्वैक फिजियो से ट्रीटमेंट ना कराएं, किसी जेन्युइन थेरेपिस्ट के पास जाएं, चाहे वो कोई भी हो। और जेन्युइन थेरेपिस्ट, आपका हक है, किसी भी पेशेंट का हक है किसी भी डॉक्टर से ये बात पूछने का कि आपने बैचलर डिग्री कहाँ से की। जी, आपने जो आंसर किया उससे कुछ एक सवाल जी आगे मेरे जहन में। फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्वैक फिजियो की आपने जिक्र किया कि अभी एग्जांपल आया, लेडी प्रेग्नेंट थी, नवजात की डेथ हो गई, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। दूसरा आपने मुझे ये बताया कि जो क्वैक फिजियो थी उनके ऊपर भी कोई केस नहीं हुआ क्योंकि कोई रिटन एविडेंस ही नहीं है। आप कैसे साबित करोगे कि उसने ट्रीटमेंट किया? फिजियोथेरेपी कई तरह की होती है, इन्हीं में से एक है हाइड्रोथेरेपी। जी,
हाइड्रोथेरेपी रिहैब होता है, क्या ये सिर्फ जो फिजिकल चैलेंज लोग होते हैं इन्हीं के लिए है या नॉर्मल लोगों के लिए भी होता है? पानी के अंदर जो एक्सरसाइजेस परफॉर्म की जाती है उसे हाइड्रोथेरेपी। नहीं, स्टेरॉइड तो फिर वो लोग भी लेते हैं ना जो जिम जा रहे हैं। स्टेरॉइड अच्छा ही नहीं होता जब तक कोई मेजर कंडीशन ना आ जाए। एक फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, एक नॉर्मल इंसान के तौर पे क्या आप एडवाइस दोगे कि कैसे हम अपनी हेल्थ को अच्छा बनाएं कि हमें डॉक्टर्स के पास जाना ही ना पड़े?